अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं TCL स्पोर्ट्स लाउंज। हमारे आज के प्रोग्राम में राफेल नडाल ने 2020 का फ्रेंच ओपन जीत कर रॉजर फेडरर का 20 ग्रैंड स्लैम्स का रिकॉर्ड बराबर किया। फार्मूला 1 में लुइस हैमिल्टन ने अपनी 91st विन के साथ माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड बराबर किया। NBA फाइनल्स में LA लेकर्स ने मायामी हीट्स को जीतकर एक बार फिर चैंपियनशिप जीती और नेशनल T20 में इस हफ्ते हमें बहुत ही दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। इन सब पर बात करने हमारे साथ मौजूद हैं रेहानुल हक और हसन चीमा। बात करेंगे हम नेशनल T20 से, और नेशनल T20 के अगर हम टेबल के साथ शुरुआत करें तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न स्टिल टॉप ऑफ द टेबल विद जस्ट 1 डिफीट, और वो डिफीट भी उन्हें सेंट्रल पंजाब के हाथों हुई, जबकि सदर्न पंजाब इज स्टिल एट द बॉटम ऑफ द टेबल। ये बात अलहदा है कि जब से हफ्ते को वो मैच जीते थे 216 जब उन्होंने चेस किया था तो हमें लगा था कि शायद मोमेंटम चेंज होने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेहान, बात करते हैं सबसे पहले पिंडी की। कल के अगर हम मैचेस देखें तो पहला मैच था नॉर्दर्न वर्सेस सदर्न पंजाब। उसके अंदर अब हमें नज़र आना शुरू हो गया कि नॉर्दर्न अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस भी कर रहे हैं। उमर अमीन इज़ नाउ ओपनिंग। साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि ज़रा मतलब बॉलिंग के अंदर तो देर की मेंटेनिंग देयर मेन बॉलर्स उन्हें खिला रहे हैं साथ साथ। लेकिन जो एक चीज़ देखने को नज़र आई थी वो ये नज़र आई थी कि सदर्न पंजाब ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था इस मैच में। दे रिस्ट्रिक्टेड नॉर्दर्न टू 146, लेकिन डिस्पाइट दैट दे फेल शॉर्ट ऑफ 5 रन्स। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप रावलपिंडी में क्रिकेट फॉलो करते हैं तो मोस्टली पाकिस्तान में जितने भी नेशनल T20 कप होते हैं, 2014 का नेशनल T20 कप यहाँ पे हुआ, 15, 16, 17 अब नेशनल T20 कप होता पिंडी में। और पिंडी के अंदर आप हमेशा ये देखेंगे जो डे मैचेस हैं दे आर वेरी डिफरेंट टू नाइट मैचेस। जो डे T20s हैं उनके अंदर स्कोर्स आर लो, इट्स ईजियर टू डिफेंड टोटल्स, बट इन नाइट मैचेस इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप विन परसेंटेज देखें इन रावलपिंडी ऑफ टीम्स बैटिंग सेकंड, तो 2014 में आप देखें 42% है बैटिंग फर्स्ट, यू नो दे आर विनिंग मोर मैचेस, बट द ट्रेंड चेंजेस। Since 2018 the trend has changed completely. Nearly 77% of matches are won by teams batting second. और इसकी वजह यह कि ये जो 77% आप देख रहे हैं ये इसलिए कि मोस्टली जो मैचेस खेले गए हैं वो नाइट मैचेस हैं। ये जो कल नॉर्दर्न मैच जीता है, इससे पहले देर वाज अ रन ऑफ 7 consecutive मैचेस वन बाय द टीम बैटिंग सेकंड। दैट इंक्लूड्स PSL मैचेस, दैट इंक्लूड्स द नेशनल T20 पहले 4 मैचेस जो यहाँ पर हुए थे। अब उसकी वजह ये होती है कि इवन इफ यू कीप पिकिंग अप विकेट्स इन द सेकंड इनिंग्स, इट्स ईजियर फॉर बैट्समैन टू बैट, ड्यू कम्स इन टू प्ले, द पिच कीप्स गेटिंग बेटर। जो कि अक्सर लोग बात करते हैं कि जी 20 ओवर 40 ओवर एक पिच के ऊपर हुए हैं तो यू नो द पिच टेंड्स टू गेट स्लोअर, बट इन पिंडी अंडर लाइट्स द बॉल कम्स ऑन टू द बैट बेटर। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आपके स्पिनर्स इन टू प्ले आएँ, स्पेशली जब आप नाइट मैच के अंदर सेकंड इनिंग्स के अंदर बॉलिंग कर रहे हो। स्पिनर्स का बहुत कम रोल होता है। हमने देखा था कि हमने लेग स्पिनर्स की बात की थी मुल्तान में कि लेग स्पिनर्स आर डूइंग कंसिडरेबली बेटर देन फिंगर स्पिनर्स इन मुल्तान। इन पिंडी आप देखें कि यासिर वाज रियली गुड इन मुल्तान बट ही वेंट फॉर रन्स हियर बिकॉज ग्रिप करने में मसला आता है, ड्यू होती है। उस्मान कादर वेंट फॉर रन्स। आपके फिंगर स्पिनर्स आर डूइंग बेटर देन यू नो कंपेयर टू योर लेग स्पिनर्स नाउ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिकेट में। लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि डिफरेंट पिचेस के ऊपर आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, और ये चीज़ इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर पाकिस्तान एज वेल। और अच्छी बात है कि 2-3 डिफरेंट वेन्यूज़ के ऊपर आप मैचेस करवाएं ताकि आपके प्लेयर्स को भी पता हो जब वो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक इंटरनेशनल वर्ल्ड T20 खेलने जाएंगे तो उनको पता होगा इस पिच पे इस तरह खेलना है, इस पे इस तरह खेलना है, बिकॉज यू विल गेट डिफरेंट पिचेस अक्रॉस यू नो अ वर्ल्ड टूर्नामेंट। तो दिस अ गुड थिंग कि मुल्तान में पहली लेग हुई, पिंडी में दूसरी लेग हुई। दीज आर 2 टोटली डिफरेंट वेन्यूज़ विद 2 टोटली डिफरेंट स्किल सेट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा इस मैच पर अगर स्पेसिफिक बात करते हैं तो इसका आई थिंक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट तभी हमें आएगा जब हम पिछले सदर्न पंजाब के मैच को साथ में रखेंगे जहाँ पर उन्होंने 216 चेस किया, उसके अंदर भी 45 या 46 फॉर 4 थे, और उसके बाद आपने खुशदिल और हुसैन तलत की वो इनिंग्स देखी और उसके बाद लगा कि ओके नाउ द मोमेंटम इज शिफ्टिंग इन देयर फेवर। फिर हमने देखा कि जहाँ पहले मैच में अब्बास को 13 एंड ओवर पड़ा था, अगले मैच में अब्बास का कमबैक वाज फिनोमिनल। ही केप्ट इट रियली टाइट जस्ट अराउंड 4 एंड ओवर। What do you think went wrong? मतलब क्या उनकी अप्रोच ही आपको लगा कि बहुत कंजर्वेटिव थी while chasing the score, या नॉर्दर्न ने प्रेशर ही पहले सेकंड से रखा था? आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ, लेकिन मैं ज़्यादा इस पर सदर्न पंजाब को ही ब्लेम करूँगा। हाँ, पिच वॉजंट इतनी अच्छी नहीं थी जितनी पिंडी में आम तौर पे होती है, तो कि मतलब एक 150 भी एक कम्पिटिटिव टोटल था। लेकिन अगर आप सदर्न पंजाब की स्ट्रैटेजी देखें तो ज़ीशान अशरफ जो कि अभी तक टूर्नामेंट में अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही थी, उनको नीचे खिलाया, उमर सिद्दीक से ओपन कराया
उमर और शान जब एक साथ ओपन करते हैं तो यू कांट रियली गो ऑफ द सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स, यू कांट रियली गो ऑफ टू अ बिग स्टार्ट। शान एंडेड अप स्कोरिंग आई थिंक 4 of 11 बॉल्स। उसके बाद सेकेंडली जब मिडल ओवर्स में भी हुसैन हुज बिन रियली गुड थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट स्कोरिंग 12 of 21 बॉल्स, वहाँ पे भी मसला है क्योंकि 2-3 जगह पे अब जब आपका ब्रेक लग जाए, क्योंकि आम तौर पे जब आप T20 टीम के खिलाफ एक स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं तो यू कैन अफोर्ड के कुछ फेजेज हैं जहाँ पे आप रुक के खेल सकते हो, क्योंकि आपने अगली टीम के वीक बॉलर को टारगेट करना होता है। ये आप नॉर्दर्न के खिलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्दर्न का 6th बॉलर मोहम्मद नवाज है जो कि इज़ लाइक ए प्लैटिनम ऑलराउंडर PSL में। तो नॉर्दर्न के खिलाफ आपको मतलब इनिशिएटिव लेना है, ऊपर से अटैक करना है, दैट्स द ओनली वे यू कैन रियली कम्पीट विद देम। क्योंकि अगर आप ये करोगे, अगर आप बॉल जो है उनको दे दो कि आपने टेम्पो चलाना है गेम का, तो वेदर इट्स विद द बैट वेदर इट्स विद द बॉल, नॉर्दर्न के पास जो रिसोर्सेज हैं, और इट्स नॉट जस्ट के रिसोर्सेज, हमने सेंट्रल पंजाब को फॉर इंस्टेंस देखा कि ऊपर के बाबर ने स्कोर किया, अब्दुल्ला शफीक ने स्कोर किया, कामरान अकमल रेगुलरली स्कोर कर रहे हैं, लेकिन एक दो जब ऊपर की 3-4 विकेट उनकी गिरती हैं तो मिडल ऑर्डर उनका हिल जाता है। जबकि नॉर्दर्न का कल आपने देखा कि 4 ऊपर से आउट हुए तो शादाब बैटिंग कर रहा है, आसिफ बैटिंग कर रहा है, एक पार्टनरशिप लगी, वो आउट होते 6 डाउन पे 99% पाकिस्तान में टीम्स रही हैं डोमेस्टिक में, 6-7 डाउन पे आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उनके 6 डाउन पे नवाज और इमाद वसीम एक साथ बैटिंग कर रहे थे, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम अगेंस्ट नॉर्दर्न के। नॉर्दर्न को किसी भी मोमेंट पे आप चांस नहीं दे सकते। 9 पे सोहेल तनवीर है, 10 पे कल मूसा खेल रहा था, वो कैन बैट डिसेंटली एज वेल। तो जबकि आप डिफरेंट टीम्स देखते हैं तो आई थिंक सिंध इज़ द ओनली अदर टीम जो कि इतना लेट बैटिंग। अच्छा, यहाँ पर आपने बात की कि उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज की, उमर सिद्दीक को भेजा। आई थिंक अगर आपने थोड़ा सा उस पर नज़र डालनी हो, एनालाइज करना हो, तो मे बी हो सकता है कि उमर को उन्होंने इस वजह से प्रमोट भी किया हो कि यार अच्छा ही स्ट्रगलिंग नीचे, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जब 146 है, ठीक है, अपने टेम्पो पे भी खेले पिंडी जैसे ग्राउंड में, तो यू नो पीपल लाइक हुसैन तलत, खुशदिल एंड इवन आमिर यामीन फॉर दैट मैटर, जिनका एक बहुत ही कमाल कैमियो था इन द एंड विच वेंट इन वेन, तो शायद हो सकता है वो फील कर रहे हो कि यार ठीक है, दिस इज़ राइट नाउ द आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर उमर सिद्दीक टू गेट इनटू फॉर्म। आई एग्री विद दैट, क्योंकि उमर इज़ द ओनली जिनके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जिसने अभी तक एक बड़ी इनिंग्स नहीं खेली थी। इवन शान ने भी एक दो 50 किए थे, ईशान का वजह से मैंने कहा उसको। शोएब मकसूद का बड़ा अच्छा टूर्नामेंट किया, स्पेशली व्हेन ही वाज इन मुल्तान। बट इस तरह के रिस्क्स आप तब लेते हैं जब यू आर इन अ गुड प्लेस। 1 win in 4, 1 win in 5 पे ऐसा रिस्क आप नहीं ले सकते, बल्कि सदन की सोच ये होनी चाहिए थी कि इस मैच में यू ट्राई टू चेस इट डाउन इन 16-17 ओवर्स के नेट रन रेट का फ़ायदा हो, क्योंकि सदन ने अगर क्वालिफाई किया भी तो इट विल बी पॉइंट्स इक्वल पे ही होगा। ऑलरेडी देयर 4 पॉइंट्स बिहाइंड जो सेमीफाइनल का स्पॉट है, तो वो इक्वल करके नेट रन रेट पे गेम आ सकती है। तो यहाँ पे वो इस चीज़ पे फोकस कर सकते थे। आई वोंट से इट वाज कंप्लेसेंसी, थोड़ा सा पिच का इशू था, तो और थोड़ा सा ये है कि अगेन नॉर्दर्न की बॉलिंग, अगर हारिस और मूसा बोथ वेंट एट अंडर 6 एन ओवर, तो अगर आपके 2 बंदे अंडर 6 एन ओवर जा रहे हैं तो फिर सडनली वो जो 145 का टारगेट है 12 ओवर में 100 का रह जाता है। हारिस और मूसा, ओ माय गॉड, हारिस रऊफ आई थिंक वो एक ऐसी हैं जिनसे आपको रोज़ बरोज़ और आप उनसे इम्प्रेस हो रहे हैं और आपको उस बंदे से प्यार होना शुरू हो रहा है, जितने खूबसूरत तरीके से। और ये कल आपने खैर अपने पिछले शो में भी बात की कि इस वक्त जो ज़्यादातर विकेट्स ले रहे हैं, जो बहुत खुशाइन बात है वो ये कि वो मिक्सअप उनमें ज़रा ज़्यादा आया हुआ है, शॉर्ट पिच बॉल पे ज़्यादा विकेट ले रहे हैं। बट हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस, मतलब वो लास्ट ओवर असाइड, मतलब आई थिंक लास्ट ओवर से पहले हारिस ने बाउंड्री भी कंसीड नहीं की थी। तो आई मीन आई थिंक आपको एक आइडियल बॉलर मिल गया है who in the long run can also come in and replace Wahab for those particular roles. लेकिन if he's bowling with Wahab in tandem at the international level, so it becomes a phenomenal bowling attack. Absolutely, and I think इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट ईयर नेशनल T20 कप से मैं हारिस की परफॉर्मेंस रिलेट करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर नेशनल T20 कप के अंदर हारिस इन वन मैच वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स इन हिज फर्स्ट 3 ओवर्स, पर आखिरी ओवर में दूसरी टीम को 10 से कम चाहिए था, ही डिफेंडेड इट। इन दिस टूर्नामेंट व्हाट ही इज़ डन इज़ कि वो नई बॉल से विकेट्स निकाल रहा है, और सारे क्वेश्चन मार्क्स हारिस के ऊपर ये थे इस टूर्नामेंट से पहले कि हारिस तो टेप बॉल बॉलर है, वो सिर्फ आखिरी 4 ओवर कर सकता है या वो डेथ में बॉलिंग कर सकता है, सिर्फ यॉर्कर करवाता है, स्लोअर बॉल करवाता है। ही इज़ आंसर्ड हिज क्रिटिक्स इन दिस टूर्नामेंट, और जिस तरह पहले शादाब ने उसको यूटिलाइज़ किया और कल इमाद ने यूटिलाइज़ किया। इमाद की कैप्टनसी को भी आपको क्रेडिट देना चाहिए कि इमाद
को पता था कि इट्स टोटल कम है, जब तक मैं विकेट्स नहीं निकालूंगा और अपने फास्ट बॉल्स को यूटिलाइज नहीं करूँगा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्पिनर्स आर नॉट एज इफेक्टिव इन रावलपिंडी। तो उसने क्या किया है कि नॉर्मली आप देखते हैं शादाब बोल्स आउट बाय द 15th और 16th ओवर, सिमिलरली इमाद बोल्स आउट बाय द 15th और 16th ओवर, दोनों का एक ओवर पड़ा था गोइंग इनटू द लास्ट 5 ओवर्स, बिकॉज उसका प्लान ये था कि मैं जितनी विकेट्स निकाल सकूं, जितना डीप मैच लेके जा सकूं, उतना मेरी टीम के लिए ज़्यादा बेहतर चांस है। तो क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू हिम एज वेल, क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू नॉर्दर्न की ओवरऑल प्लानिंग के, जिस तरह उन्होंने प्लान किया था इसको डिफेंड करने के लिए। जहाँ तक बात ये हारिस की आपने बात की, दी अदर थिंग इज़ कि इसमें अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा हम बात करते हैं कि फास्ट बॉलर का क्या रोल है कि नई बॉल और एट द डेथ, बट वट मूसा डन इन द मिडल ओवर्स इज कि आपके पाकिस्तानी बैट्समैन आर नॉट यूज टू फेसिंग 140+ बॉलर्स इन द मिडल ओवर्स। तो वो जो आपके बैट्समैन सेट होते हैं मिडल ओवर्स के अंदर, नॉर्दर्न के अगेंस्ट आप सेट हो ही नहीं सकते, बिकॉज अगर हारिस को का 1 ओवर मिडल में आ गया, मूसा के 2 ओवर आ गए, तो 3 ओवर मिडल ओवर्स में आपके ऐसे बॉलर्स करवाने हैं जो 140+ कराते हैं, और आपके मिडल ओवर बैट्समैन को आदत नहीं है कि वो 140+ खेलें। और जब आपके पास पावर प्ले में सुहेल तनवीर बॉलिंग कराने के लिए भी मौजूद और हो, रिप्लेसमेंट आमिर, और डेथ में भी और रिप्लेसमेंट आमिर बेंच पे बैठे हैं। आमिर बेंच पे बैठे हो, तो अमेजिंग रिसोर्सेज। आई मीन आई थिंक इट इज़ फेयर टू से, इवन दो आई नो कि एक भी ऑफ डे हो सकता है जब नॉकआउट्स हों, सेमीफाइनल और फाइनल, लेकिन दिस इज़ प्रीटी मच, आई मीन नॉर्दर्न आर ना ओवरवेलमिंग फेवरेट्स। अच्छा, दूसरे मैच की तरफ चलते हैं। सिंध की टीम पिछले काफ़ी दिनों से बहुत तनकीद का निशाना बन रही थी, ख़ास तौर पर उनकी बैटिंग को लेकर, क्योंकि ख़ास तौर पर उनकी फील्डिंग को लेकर, सॉरी। और हमें अभी भी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स अगर ओवरऑल हो, उस पर कॉन्वर्सेशन करेंगे आगे जाकर, उन पर सवाल ये निशान ज़रूर है। लेकिन 2 बहुत ही अच्छी विन्स रही हैं सिंध के लिए रिसेंटली। जो कल रात का मैच था, ये ज़रा थोड़ा सा एक यूनिक मैच था। हसन, अगर इस पर हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, पिंडी में अगर आपका एक ओपनर 90 और स्कोर कर रहा है, मतलब इट वाज अ गुड इनिंग्स, 90 और स्कोर कर रहा है, बेशक 50-60 गेंदों पे कर रहा है, आप तब भी एक्सपेक्ट करते विद जस्ट 3 विकेट्स डाउन दैट यू वुड बी अ लॉट क्लोजर टू द 200 मार्क इफ नॉट देयर, राइट? सो वे डिड बलोचिस्तान मिस द ट्रिक? क्या कहीं ये तो नहीं था कि सिंध ने फिर ज़रा ज़्यादा अच्छी रिकवरी की, या यू थिंक कि बलोचिस्तान failed to capitalize on the situation? I think बलोचिस्तान failed to capitalize, क्योंकि अगर आप देखें 173 पे 3 एक T20 में क्रिमिनल स्कोर लाइन है कि आई वुड रादर हैव 175 पे 8 आउट बजाय 173 पे 3। तो ये जो चीज़ थी कि इमाम के ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा, और बनता भी है, क्योंकि 92 of 16 पिंडी इज़ अ गुड स्कोर, बट इन पिंडी परहैप्स ही नीड्स टू गो लिटिल फर्दर। लेकिन आई वुड ऑल्सो क्वेश्चन जो दूसरा एंड है कि अगर वो 92 of 60 कर रहा है, अगर वो उसका काम भी एज एन एंकर है, उसने इससे पहले भी एक इनिंग्स में आई थिंक 80 आउट किया था, एक 70 आउट किया इस टूर्नामेंट में, रेगुलरली ये वाले स्कोर कर रहा है वो, तो एज द एंकर, तो फिर दूसरे एंड से अटैक कांस्टेंट होना चाहिए था, स्पेशली से आफ्टर द 7th 8th 10th ओवर, कि एक दफ़ा योर 2 डाउन एट 80 और 10 ओवर्स के बाद, तो फिर आपको कंसिस्टेंटली अटैक करना है। आप ये कंसिडर करें कल के मैच में अभी अकबर रहमान और अमाद बट बैटिंग करने नहीं आए थे, और बिस्मिल्लाह भी नीचे आए। बिस्मिल्लाह मतलब कि बिस्मिल्लाह तो चले लेट आए, वो दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट अगर वी टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर कि बलूचिस्तान की ख़ास बात यह है कि बलूचिस्तान की टीम के रिसोर्सेज जैसे नॉर्दर्न के पास हैं या सिंध के पास हैं, बलूचिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान अपने उन रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज़ करती है। पिछले साल जब फाइनल में पहुंचे तो उसकी ख़ास बात ये थी कि बलूचिस्तान के हर प्लेयर जो है वो अपना रोल बड़ी अच्छी तरह समझता है और उसको फॉलो करता है। हमने इससे पिछले मैच में जो वो जीते थे वो देखा कि हालांकि 150 का टारगेट था, लेकिन अवैस ज़िया ने जिस तरह से अटैक किया, क्योंकि उसने ये नहीं किया कि मैं जिस तरह सदर्न पंजाब की हम बात कर रहे थे कि एक आराम से लेके जाएं, उसका रोल है एज द अटैकिंग प्लेयर, स्पेशली एक दफ़ा स्पिन आ जाए, और उसने उसी तरह अटैक किया। तो इस केस में थोड़ा सा तो इमाम को क्वेश्चन करूँगा, लेकिन ज़्यादा मैं क्वेश्चन करूँगा उसके इर्द गिर्द जो बैटिंग थी कि उससे वो एक्सेलरेशन नहीं मिली जो कि बलूचिस्तान को मिलनी चाहिए। ठीक है, जब ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से क्विकली ऑन सरफराज, फाइनली अमंग द स्कोर्स। Yeah, finally among the runs, and basically if you remember last episode पे I talked about how Sindh can shuffle their batting order के आज़म खान को अगर वो नंबर 3 की का 4 पे ले जाएं तो ओपनर्स और एक मिडल ऑर्डर हिटर के अंदर स्प्लिट आ जाएगा। सरफराज की जो इनिंग्स है दैट्स आल्सो लाइक मैक्सिमाइजिंग योर रिसोर्सेज, इट अलाउड हिम टू प्ले द वे ही वांट्स टू प्ले। उसका स्ट्राइक रेट भी इसलिए इंप्रूव होगा बिकॉज ही इज बैटिंग विद प्लेयर्स हु कैन हिट आउट। ही इज बैटिंग विद आज़म खान, देन हसन खान कमिंग इन, ही इज डूइंग रियली वेल। क्रेडिट गोज टू सरफराज के जिस तरह यू नो दे सिंध वाज स्ट्रगलिंग टू चेस टोटल्स एंड सडनली इन 2 मैचेस के अंदर देव डन रियली वेल।
ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आई थिंक मिस इफ़ आई डोंट मेंशन द हाईलाइट ऑफ द वीक फॉर मी, और वो थी खुशदिल शाह की 35 बॉल सेंचुरी। व्हाट अ वंडरफुल एंड ब्रिलियंट इनिंग्स। जिस तरह हमने पहले कहा 40 ऑट फॉर 4 के बाद आप अगर 216 चेस कर लें तो इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिराकुलस चेस। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात होगी टेनिस की, फार्मूला 1 की, NBA की। देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुश आमदीद। अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। पहले बात हम करेंगे विमेंस टूर्नामेंट की, जो 19-year-old इगा श्वेटेक हु वाज अनसीडेड मैनेज टू विन। एंड हसन, उसके बाद से इगा श्वेटेक हर जगह छाई हुई है, मतलब ट्विटर पर हर जगह छाई हुई है। हमारे दोस्त हैं फारूक, उन्होंने भी कहा यार व्हाट अ प्लेयर। या आई थिंक इस वक्त जो वुमेंस गेम है पोस्ट सेरीना इट्स गोइंग थ्रू अ वैक्यूम राइट नाउ। पिछले 3-4 साल में अगर देखें, अपार्ट फ्रॉम आई थिंक 2015 का सीज़न था जो सेरीना का था, व्हेन शी मेड अ कमबैक। सिंस देन एक वो मतलब कि हमने हिस्टोरिकली अगर आप देखें फ्रॉम द बिली जीन एरा टू बिली जीन किंग टू आपकी मार्टिना नेवराटिलोवा, 90s स्टेफी ग्राफ, 90s वाली सारी, फिर आपकी विलियम सिस्टर। द वुमेंस गेम हैज़ ऑलवेज हैड स्टार्स एंड ऑलवेज हैड मतलब कि मार्केटेबल स्टार्स। दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि अगर आज से 40-45 साल पहले टेनिस वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट। बाकी अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, दे आर गोइंग थ्रू वो जो सफ़र होता है कि इक्वालिटी गेम में आने का, उसमें से अब गुजरे हैं जो 60s 70s में ऑलरेडी वुमेंस गेम गुजर चुकी है। एंड आई होप समबडी लाइक हर, there's like I forget what Naomi Osaka या Coco Gauff वगैरह, ये there's a new generation coming through, the post Serena generation. I hope कि some of them can take the mantle from her, क्योंकि आई थिंक मेंस गेम में भी आई थिंक 3-4 साल में ये इशू आने वाला है। और टेनिस का अगर आप ये देखें कि स्पेशली इन द कोविड एरा आहिस्ता आहिस्ता देर जो उसकी हाइप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो उसकी तरफ अटेंशन है वो कम होती जा रही है। एंड टेनिस नीड्स पीपल लाइक हर, दे नीड मार्केटेबल स्टार्स जो कि मार्केटेबल स्टार जो एक्चुअली अचीव करें, अनलाइक इससे पहले जो मार्केटेबल स्टार्स रहे हैं। ठीक है जी, स्कोर लाइन अगर आपको बताते चलें तो इगा श्वेटेक डिफीटेड सोफिया केनिन फ्रॉम द US 4th seed 6-4-6, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। और अब चलते हैं मेंस गेम की तरफ। मेंस गेम में आई डोंट नो क्ले पे किसने जीतना था, मतलब आई थिंक द अंडरडॉग वन ओवर हियर, द सेकंड सीड राफेल नडाल। नो, ऑल जोक्स असाइड, द किंग ऑफ क्ले once again was triumphant. और Novak Djokovic, I was expecting this game to go a lot deeper, to be honest with you. पहली चीज़ तो ये कि हसन ने बात की कि टेनिस में भी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ये वैक्यूम शायद क्रिएट हो। इन 2014 व्हेन राफेल नडाल वन द फ्रेंच ओपन, तो उसकी एक स्टेटमेंट थी कि ये हमारी जनरेशन के आखिरी 1-2 साल हैं। 2014 में उसने ये बोला था। 2020 ही विन्स द फ्रेंच ओपन अगेन, इक्वल्स फेडरर्स रिकॉर्ड ऑफ 20 टाइटल्स। एंड फेडरर उसको कह रहा है कंग्रेचुलेटिंग हिम एंड सेइंग कि अभी भी हम और ग्रैंड स्लैम्स जीतेंगे। And there's Djokovic there as well. So the US Open was strange because after like 2017 it was the first time that one of the top 3 players did not win a major. Yeah. A Grand Slam. So basically आप इससे अंदाजा लगाएं कि how much they dominate. And French Open की तो एक चीज़ ये है कि 13 been won by Rafa Nadal और एक Djokovic जीता है, एक Federer जीता है। उससे पहले यू हैड क्ले कोर्ट स्पेशलिस्ट जो कि एक फ्रेंच ओपन जीते थे या 2 फ्रेंच ओपन जीत जाते थे, तो आप कहते हैं क्ले कोर्ट स्पेशलिस्ट है। एक बंदा 13 दफा। ऑल्सो आई थिंक द सिग्निफिकेंट थिंग हियर इज कि दिस वाज नडाल्स लाइक द फाइनल एंड 13th ग्रैंड स्लैम विक्ट्री, a record equaling. This was also his 100th win in Paris, which is unbelievable कि a guy that good for that long. I don't think you will find a sportsman in the last 30-40 years who's achieved something like that at a single venue. He is absolutely phenomenal. And अगर वो अगले साल फ्रेंच ओपन खेलेगा वो भी जीतेगा, उससे अगले साल भी जीतेगा वो। अच्छा, तो मैं फिर इसके अंदर फिर एक ये टची टॉपिक होता है फेडरर फैंस के लिए, तो ज़रा इस पर भी बात कर ही लेते हैं। तेज सिर्फ रोलैंड गैरोस है। आई थिंक यू लुक एट इट द अदर वे अराउंड के 8 उसके वो नडाल उतने ग्रैंड स्लैम पेरिस में जीतता है जितने सिवाय सैम्प्रस, फेडरर, जोकोविच के कोई करियर में नहीं जीता।
तो जो डोमिनेंस उसकी क्ले पे है, एंड द थिंग विद द फेडरर नडाल राइवलरी इज कि हम वी लिव इन द एरा जहाँ पे अगर आप बास्केटबॉल को देखें, फुटबॉल को देखें स्पेशली जो अगर समबडी लाइक मेसी रोनाल्डो की जो राइवलरी है, इट्स वेरी पॉइजनस राइट फ्रॉम द टॉप डाउन. द थिंग विद द फेडरर नडाल राइवलरी इज कि शुरू में ही देवर नडाल इवन जब नंबर 1 के लिए पहली दफ़ा जा रहा था, ही वॉज ऑलरेडी सेइंग कि नहीं भाई फेडरर द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है, मेरा बस काम है कि उसके साथ कम्पीट करूँ. एंड देयर ऑलवेज बिन दिस अंडरलाइंग अजम्पशन दोनों की तरफ से कि बोथ ऑफ देम नो कि फेडरर इज़ द बेटर प्लेयर, कि नडाल बेसिकली नडाल वर्सेस फेडरर इज़ कि नडाल 2 घंटे 2.5 घंटे किसी तरह गेम में रहेगा एंड देन ही विल जस्ट बीट हिम जस्ट बाय टायरिंग हिम आउट. कि इट्स मतलब कि इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, बट ही इज़ द ओनली वन जो कर सकता है वो. तो द थिंग जो कि आई थिंक ओवर द ईयर्स 2007, 8, 9 की मैं बात करूँ कि पहले ये बात आई थी कि देव गॉट अ रियली गुड रिलेशनशिप, और लोग स्पेशली उनके फैंस ये चाहते थे कि उनकी राइवलरी में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब नीडल हो, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब टाकरे की राइवलरी हो. ऑन द कोर्ट प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स राइवलरी ऑफ ऑल टाइम, मतलब ये एक आर्गूमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल राइवलरी की आप बात करें तो आई कैन मेक द आर्गूमेंट के ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स राइवलरी ऑफ ऑल टाइम. बट ऑल्सो ऑफ द कोर्ट हमने देखा है, वेदर इट्स विद चैरिटी, वेदर इट्स विद स्पॉन्सर्स थिंग, वेदर इट्स विद लाइक मिलियन डिफरेंट थिंग्स. आई रिमेंबर कि नडाल का एक टूर्नामेंट था, didn't have access to transport, तो used Federer's jet and stuff like that. तो even right now जब कल फेडरर का जो पोस्ट है, that is completely understood सी बात है. और जो शुरू में थोड़ा सा लगता था, लोगों को लगता था इनऑथेंटिक है या फेक है कि इन दोनों के दरमियान में जो है, अब इतना अरसा चला गया कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक के मतलब एवरीवनस एक्सेप्टेड कि दिस इज व्हाट द रियलिटी इज. और वो जो एक नेगेटिविटी नीडल जो लोगों को चाहिए थी, नडाल फैंस और फेडरर फैंस दोनों ने वो जोकोविच की तरफ कर ली है. So that also allows them an out. अच्छा, Also, Djokovic has helped people hate him. अच्छा, स्कोर अगर इसके जी शेयर करते चलें तो नडाल वन 6-0, 6-2, 7-5 विच वॉज वेरी वेरी कॉम्प्रहेंसिव. अच्छा, जोकोविच की बात अगर करें, जोकोविच पे आगे चल के मैं कोशिश करूंगा कि ज़रा डिटेल में कभी पीस हो. लेकिन जोकोविच इज़न्ट हैविंग द बेस्ट ऑफ टाइम्स. हमने अपने शो में एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था कि जो उन्होंने मतलब US ओपन वाला तो जो इंसिडेंट था वो तो था, लेकिन साथ साथ जो हिज अटेम्प्ट टू सॉर्ट ऑफ लाइक हैव अ ब्रेक अवे, let's just say player association also hasn't particularly Player association, the COVID doesn't exist. तो Getting COVID himself to saying it's not serious. So Djokovic isn't having the best of times. लेकिन जो हसन चीमा ने बात की उसके अंदर जो मेरा टेक अवे था वो ये था कि जब मैच के लिए उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं थी तो उन्होंने अपने दोस्त का जहाज़ लिया. मुझे तो ये लोग गाड़ियाँ भी नहीं देते यार, अपनी लिफ्ट तक नहीं देते, मुझे तो ये ऊबर करीम के पैसे भी नहीं देते. अच्छा जी, अब चलते हैं एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग की तरफ. Formula 1 जर्मन ग्रांड प्री में लुइस हैमिल्टन won his 91st race, tying the record of the legendary Michael Schumacher. इस पूरे दिन का जो एक बहुत ही टचिंग मोमेंट था, that was when Michael Schumacher's son came up to Lewis Hamilton and gifted a helmet of Michael Schumacher as an acknowledgement and testament to Lewis Hamilton. Rehan, Formula 1 is all yours, my friend. So, Hamilton's is unbelievable because since 1958, there's no driver who's won above 30% of their races. So there was a time when Fangio and Ascari won almost 70% of the races जब उनकी आपस में rivalry होती थी. This is in the 50s. Since then, even Schumacher had less than 30% win rate in Formula 1 Grand Prix. So winning 91 GPs is unbelievable, and जितनी देर उसने ये किया, जो उसकी achievement है, he has won more than 34% of his races. अब जो आपने रिकॉर्ड की बात की, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स में टूटने वाले हैं. एक तो हैमिल्टन विल बिकम द मोस्ट विल विन वन मोर ग्रैंड प्री एटलीस्ट दिस सीजन, एंड ही विल बेसिकली बिकम द मोस्ट with most wins the driver. And the other thing here is Kimi Raikkonen ने भी एक रिकॉर्ड तोड़ा. Kimi Raikkonen goes under the radar, one of my favorite drivers. Ruben Barrichello का रिकॉर्ड तोड़ा उसने for more starts in a Grand Prix. That's one achievement. And the other thing is कि इस साल Hamilton will also equal driver championship record of Schumacher, which is 37. And the other record that will be broken this year is most 37? no 7. Okay. And the other record that will be equal this season is that Mercedes will win their 7th world championship in a row, which is right now they're currently level with Ferrari with 6 as well. जब Schumacher 5 in a row जीता था that time, so
And I think the sixth was Fernando Alonso, if I'm Yeah, not mistaken. no, I think one of them wasn't Fernando. Fernando Alonso won with Renault at the Okay, time. ठीक So है. basically, all those records will be broken by Mercedes, and unless something drastic happens next season, you will expect Mercedes to keep going this way because they are one of the 3 major engine suppliers in F1. And obviously, अगर आप कोई 4 टीमों को इंजन दे रहे हो तो आप अपनी टीम को सबसे अच्छा इंजन ही दोगे. ठीक है. ऑफ कोर्स वक्त हो रहा है जी ब्रेक का, लेकिन सिर्फ वन वर्ड ऑन लुइस हैमिल्टन. अभी अगेन बिकॉज ही जस्ट 35-36, ही कैन ईजिली रेस फॉर अनदर 5 years and there is absolutely no stopping By him. the way, the oldest driver is 55 years old. Like 52-55 was common back in 60s and 70s. So अब इसके बाद जब तक वो इंजन उन्हें मिलता रहेगा उस तरह का, तब तक वो जीते रहेंगे. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हसन चीमा विल टॉक अबाउट द NBA चैंपियनशिप. तो देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज. वेलकम बैक टू TCL स्पोर्ट्स लाउंज. और अब बात होगी NBA की. कल रात को NBA 2020 चैंपियनशिप जीत ली LA Lakers ने by beating Miami Heat in Game 6 of the finals 106-93. एंड इसके साथ साथ LeBron James काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स सेट किए. सो congratulations to all the LA Lakers fans. And Hassan, now the most decorated playoff player is LeBron James. या आई थिंक जो इससे पहले भी एक शो में एक बात आई थी, आर्ग्यूमेंट ओवर द गोट. आई स्टिल थिंक इट्स वही जो फुटबॉल का भी इक्विवेलेंट यही है कि इतने ज़्यादा मतलब एरा में डिफरेंसेस आते हैं कि आप डिफरेंट चीज़ें आर्ग्यू कर सकते हैं. बट द थिंग विद लेब्रॉन राइट नाउ इज़ इफ़ यू कैन पुट अप दैट चार्ट के जो उसकी लॉन्जेविटी है दैट इज़ अनपैरेलल्ड. इससे पहले उसका मैंने एक शो में पहले बात की थी कि इससे पहले उसके ड्राफ्ट के तकरीबन रिटायर हो चुका है या लीग से जा चुका है, एंड ही जस्ट फाइनल्स का MVP वो बना है. तो इफ यू लुक एट दोस नंबर्स के मतलब प्ले ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड एंड मिनट्स प्लेड, तो वो ही इज़ इन वर्ल्ड ऑफ हिज ओन. मतलब करीम अब्दुल जब्बार के बारे में बड़ी एक बात थी कि उनको एलियन समझा जाता था कि वो 20 साल NBA इस लेवल पे खेल गए जिस लेवल पे खेलते थे. टिम डंकन सिमिलरली इवन वाज प्लेइंग अंटिल ही वाज आई थिंक 39-40 स्टिल competing for championships at that time. LeBron just won the championship and like this is यहाँ पे अगर रुक भी जाए तो he's broken pretty much all the records, individual records that is. But इसमें जो हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे वो वही बात इसमें भी आएगी कि आप फ्रेंच ओपन को देखते हैं कि नडाल के लिए उन्होंने कोल्ड वेदर में था, कोर्ट तेज़ कर दिया, रूफ बंद थी, सारे जोकोविच को फ़वाइद थे, लेकिन नडाल वन द फ्रेंच ओपन विदाउट ड्रॉपिंग अ सेट. आप F1 की बात करते हैं, जैसे रेहान अभी कह रहा था, आई थिंक ब्रेक में बात कर रहा था कि 250 कंसेक्टिव फिनिशेस किए हैं लुइस हैमिल्टन ने. तो और ये आपके सामने है कि तो द थिंग जो इस कई दफ़ा हम जब आर्गूमेंट करते हैं, दिस आई वांट टू एक मैं जॉर्ज बुश की तरह इधर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहा हूँ यहाँ पे कि बिफोर वो आर्गूमेंट शुरू हो जाए गोट की और वह सब कुछ, कि आपकी ये जनरेशन है, आप फेडरर की बात करें, आप फेडरर नडाल जोकोविच की बात करें, आप बास्केटबॉल की बात करें, आप फुटबॉल की बात करें, इसके रिकॉर्ड्स निकालना, कंपेयर करना 80s 70s 80s 90s से वो मवाजना ही गलत है. इसलिए कि जो इनके पास जो एडवांटेजेस हैं, जो जितना पैसा आ गया उससे जो मतलब हेल्थ के, फिटनेस के, प्रोफेशनलिज्म के जो एडवांटेजेस हैं उससे इनको इतना ज़्यादा फ़ायदा हो गया है कि सॉर्ट ऑफ लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो आपका जो 1% है उसका कंप्लीट इतना कंट्रोल है कि दे कैन नॉट जस्ट सर्वाइव बट दे कैन एक्सेल एट. LeBron is 35, Nadal is in his mid-30s, Federer is close to 40, Hamilton as you said is in his mid-30s, and there was a time जब 30-32 पे F1 ड्राइवर वेल रिटायर तो नहीं होते थे, यूजुअली उनके NASCAR की तरह चले जाते थे, उनके करियर खत्म हो गए ब्रेक पे चले जाते थे. तो वो जो चीज़ है आई थिंक वो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा. एट द सेम टाइम देम विनिंग दिस टाइटल, नाउ द लेकर्स हैव इक्वल द सेल्टिक्स 17 टाइटल्स. ऑल दो बॉस्टन के फैंस कहते हैं उनके 17 में से 5 टाइटल्स हैं मिनियापोलिस में, वो तो खैर एक सेपरेट ही आर्गूमेंट है. एंड ही इज़ नाउ, क्योंकि
the genius of this move is कि LeBron की legacy के ऊपर हमेशा सवालिया निशान उठाने थे कोबी fans ने, specifically जो कि mostly Lakers fans हैं. Now he's won the title for the Lakers, so basically he's covered all bases. He's covered all bases और मतलब I honestly think keeping in mind कि जिस तरह मतलब Kevin Durant का हसन चीमा ने बताया, even I think the likes of Kerr played for so long. I think Kerr played till. No, but Kerr wasn't that. No, but what I'm saying is कि we can easily expect LeBron to go on for another 3 years at least. I think जो NBA में it used to be a joke, but right now it's sort of starting to become true कि LeBron का it's not just how long he wants to play या stuff like that, it's कि वो ये चाहता है कि eventually वो अपने बेटे के साथ NBA की टीम में खेले, which मतलब कि is like 2 to 3 years away अगर वो NBA तक पहुंच जाता है तो which is like कि I think ऐसी चीज़ें हमने किसी भी स्पोर्ट में कम ही देखी हैं. मैं तो जी मतलब प्ले स्टेशन अपने बेटे के साथ खेलने से पहले 4 दफ़ा सोचूं. अच्छा जी, NBA पे तो बात हो गई. आपको पता है कि हम पे अपने पिछले कुछ वी आर ऑल्सो कवरिंग दिस लोकल बास्केटबॉल इवेंट विच इज़ द रेड बुल हाफ कोर्ट चैम्पियनशिप, और हमने जिस तरह आपको पहले बताया कि उसके मैचेस, उसके क्वालिफायर्स वगैरह हर शहर में हो रहे हैं, मतलब नॉट हर शहर बट जो 5 मेजर सिटीज़ हैं उनमें हो रहे हैं. तो इस वीकेंड पर कराची के क्वालिफायर्स हुए और कराची के क्वालिफायर्स से वी ऑलरेडी हैव द टीम्स फ्रॉम कराची हु विल बी competing in the national championship. अगर हम उस पर बात करें तो इट वाज अ गुड कंपटीशन दिस वीकेंड, क्योंकि 3-on-3 वाला फॉर्मेट है जी. इट्स नॉट दैट कॉमन और पाकिस्तान में नहीं इतना खेला जाता, तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग फॉर्मेट और उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिली. हमें मेंस में कम से कम 16 टीमें हमें नज़र आई क्वालिफायर्स में, जबकि वुमेन टीम में भी, वुमेन कंपटीशन में भी देयर वाज पार्टिसिपेशन. पहले दिन जो सैटरडे को जो क्वालिफायर्स हुए उसमें जो टीम थी जो फातेह करार पाई उनका नाम है क्विक स्विश. दे हैव नाउ क्वालिफाइड for the national finals, basically the national half court championship जो 26 तारीख को इस्लामाबाद में खेली जाएगी. और संडे को जो विनिंग टीम थी वो थी बाउंस. उसके साथ साथ वुमेन्स टीम ने भी हिस्सा लिया जी, और वुमेन्स में इट वाज हार्टनिंग टू सी दैट इट वाज अ गुड टाइट कंपटीशन. राउंड रॉबिन के फॉर्मेट पर हुआ था, जिसके बाद टीम अल्फा मैनेज टू कम ऑन टॉप. और अब तो जो क्वालिफायर्स हैं वो मुल्तान में भी होंगे, लाहौर में भी होंगे, इस्लामाबाद में भी होंगे, एंड देन द फाइनल्स विल टेक प्लेस ऑन द 26th of October. सो दिस इज़ अ वंडरफुल कंपटीशन. कोशिश अगर आप कर सकें तो ज़रूर कीप टैब्स ऑन दिस टूर्नामेंट एंड दिस बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जैसे हम एक बार पहले आपको बता चुके हैं जो ओवरऑल नेशनल चैम्पियन होंगे दे विल गेट अ चांस टू गो टू टर्की एंड प्ले इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप. वक्त हो रहा है जी ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपके ट्वीट्स और आपके क्वेश्चंस पर बात होगी, और साथ साथ TCL स्पोर्ट्स लाउंज विनर्स के नाम भी हम अनाउंस करेंगे. तो देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज. वेलकम बैक टू TCL स्पोर्ट्स लाउंज. अब हम अनाउंस करेंगे जी हमारे TCL स्पोर्ट्स लाउंज विनर्स. दीज winners were randomly picked by TCL पाकिस्तान. और अगेन आप भी इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं. अपने सवालात और अपने कमेंट्स #TCL स्पोर्ट्स लाउंज लिखकर हमें ट्विटर पे भेजें, और 5 रैंडम फैंस को TCL की तरफ से गुडीज़ और गिव अवेज मिलेंगे. आज की जी हम विनर्स अनाउंस करते चलें. मुबशरा साजिद जो ट्वीट करती हैं Mob123452 के ट्विटर हैंडल से, फ़हद सलीम, वकार ख़ान, अब्दुल वहाब ख़ान और जुनैद. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. अगेन मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि आप TCL स्पोर्ट्स लाउंज का हैशटैग लिखें और साथ में अपने सवालात भेजें. यू विल ऑटोमेटिकली एंटर द चांस टू विन दीज गुडी बैग्स एंड गिव अवेज. अब चलते हैं जी आपके ट्वीट्स की तरफ. हमने कोशिश यही करनी है आज के आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम एंटरटेन कर सकें. तो सबसे पहले जी फ़हद का ट्वीट है, इफ़ वी कैन जस्ट हैव दैट ऑन स्क्रीन. फ़हद का ट्वीट है जी कि लुइस हैमिल्टन इक्वलिंग शूमाकर्स रिकॉर्ड ऑफ ग्रांड प्री विंस, नडाल विनिंग फ्रेंच ओपन प्लीज रिव्यू. हमने यही एंटिसिपेट किया फ़हद, इसलिए आज का जो हमने शो था उसी पे किया, लेकिन यू वांटेड टू से समथिंग. आई जस्ट वांटेड टू से आई लाइक इन लुइस हैमिल्टन को इंग्लिश से स्पेनिश कर दिया. अच्छा चलो ठीक हो गया है जी. अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अहमद का सवाल अगर इस वक्त स्क्रीन पर आ जाए तो वी विल गो थ्रू दैट. अहमद हमसे पूछ रहे हैं
discuss the potential of European Super League, how much likely it is and how much analogy of it would be with anomaly of it would be with big four of cricket. लेकिन I think पहले let's just talk about the European Super League. यहाँ पे मैं वैसे बताता चलूँ कि this is not just an idea. It is something which some of these league owners are actually अभी तो अगर club owners. अगर आप कोई न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्रीमियर लीग की न्यूज़ का आइडिया होना चाहिए कि लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर टू क्लब्स दैट आर पुशिंग फॉर द प्रीमियर लीग टू कट डाउन फ्रॉम 20 टीम्स टू 18 टीम्स और वो ये कोशिश करेंगे 2 टीम्स रेलीगेट हो। वो इसकी रीज़न ये दे रहे हैं कि EFL के अंदर और बेसिकली कम्युनिटी शील्ड के अंदर जो पैसा स्पेंड होता है क्योंकि आप क्राउड रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे, वो रेवेन्यूज़ कम हो रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कॉस्ट कम आएगी। रेवेन्यू शेयर जो है वो टीम्स के अंदर होना चाहिए, फिर आपके लोअर डिवीजन्स के अंदर वो पैसे जाएंगे। प्रीमियर लीग इटसेल्फ इज सेइंग कि अब इधर 2 लड़ाई होगी है उनकी आपस में, क्योंकि द प्रीमियर लीग नाउ इज सेइंग कि ये बिल्कुल गलत है। प्रीमियर लीग इज़ द मोस्ट वॉच्ड लीग इन द वर्ल्ड और आप कंपेटिटिविटी ख़त्म कर रहे हो अगर आप 20 टीम से 18 टीमों पे जा रहे हो। वेयर एज यूनाइटेड एंड लिवरपूल एक्सपेक्ट मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, टॉटनम टू जॉइन देम इन यू नो मेकिंग दिस हैपन। एंड द प्रीमियर लीग इज़ एक्चुअली वरीड राइट नाउ कि अगर ये हो गया और हमने इनकी बात नहीं सुनी तो देयर माइट कम अ पॉइंट व्हेन वी माइट एक्चुअली सी अ यूरोपियन सुपर लीग। सो अगर इंग्लैंड विच हैज़ द मोस्ट रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल राइट नाउ द इंग्लिश प्रीमियर लीग, स्पेन को अगर आप अभी कहेंगे स्पेन की बिग 2 को, वो तो मान जाएंगे फ़ौरन। इटली सेम, इवन जर्मनी के अंदर बायर्न म्यूनिख को अगर आप ये ऑप्शन देंगे तो दे विल टेक इट बिकॉज दैट विल मीन इंक्रीजिंग द रेवेन्यू। सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी अगर प्रीमियर लीग में हो जाता है। एंड राइट नाउ इट्स अ वेरी you know it's very probable with what's going on in the Premier League right now. और आंड्रे डेली जो प्रेसिडेंट है, आई थिंक यूरोपियन क्लब्स के जो एक इनकी भी ग्रुप बना हुआ है जो नेगोशिएट करते हैं विद यूएफए एंड एवरीथिंग एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस ऑन बिहाफ ऑफ द क्लब्स, उन्होंने मल्टीपल ओकेजन्स पे ये कहा है कि जी दैट्स द वे फॉरवर्ड। सो द थिंग हेयर इज़ आई थिंक कि अगर आप यूरोपियन क्लब फुटबॉल की हिस्ट्री देखें तो अगर 50s में जब चैम्पियंस लीग स्टार्ट हुई, यूरोपियन कप जब था, इंग्लैंड शुरू में तो इंग्लैंड की टीमों ने नहीं पार्टिसिपेट किया, बट ओवर द टाइम बाय द 80s बाय द अर्ली 90s बड़े क्लब इतने तगड़े हो गए थे कि वो यूएफए को चैलेंज कर सकते थे। जो यूरोपियन कप से चैंपियंस लीग की तरफ गए कि जी बजाय हर टीम के सिर्फ चैंपियंस के खेल रहे हैं कि इंग्लैंड, स्पेन, इटली, जर्मनी के पहले दो क्लब्स हो, फिर 3 हो या 4 क्लब्स हैं, वो इसलिए खेलते हैं क्योंकि यूएफए को एक कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए था, क्योंकि वो हमेशा से यही थ्रेटन करते हैं कि हम जो है सेपरेट यूरोपियन सुपर लीग बना लेंगे, जो कि आई थिंक जो स्पेन के बिग 2 हैं वो चाहेंगे, इटली के जो बिग 3 हैं दे प्रीटी मच लाइक वांटेड इट फॉर अ वाइल, बायर्न म्यूनिख चाहता है, लेकिन वो जर्मनी का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। पीएसजी, शायद दुनिया में कोई क्लब हो जो पीएसजी जितना ये चाहता हो। आई थिंक इंग्लैंड इज़ द वन प्लेस जहाँ पे बिकॉज इतना ज़्यादा पैसा और इतना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पैसा है और जो उनकी जो कल्चरल हिस्ट्री रही है कि वो चीज़ जो है वहाँ से हमेशा रेजिस्टेंस आएगी और शायद स्पेन में छोटे क्लबों की ना सुनी जाए लेकिन इंग्लैंड में सुनी जाएगी। लेकिन इस वक्त जो यू नो वो जो नेमी क्लाइन का कॉन्सेप्ट है शॉक डॉक्ट्रिन का, कि बेसिकली उनकी एक किताब है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब भी एक किसी मुल्क को तो कोई शौक लगता है तो ये जो बड़ी मल्टीनेशनल्स जो हैं वो आके उसकी एसेट स्ट्रिपिंग करती हैं, कि बेसिकली जो थर्ड वर्ल्ड, बेसिकली जो 20वीं सदी के बाद की जो कॉलोनियलिज्म है उस लिहाज से आई एम स्टार्टिंग टू फील लाइक जो प्रीमियर लीग में अभी पिछले कुछ अरसे से चल रहा है, लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से जो बातें आ रही हैं, जो बड़े क्लबों से बातें आ रही हैं कि आप छोटे क्लबों को जो इंग्लैंड की ख़ास बात ये थी कि डिवीजन 4, डिवीजन 5 प्रोफेशनल होते हैं, हर एक गांव का अपना क्लब है। Nothing captures England's football romanticism better than the FA Cup and the upsets. Absolutely. The upsets that you get from amateurs. And what they're trying to do right now is, क्योंकि अगेन अमेरिकन ओनर्स हैं और काफ़ी ऐसे हैं, मतलब जो वहाँ पे भी टीम्स ओन करते हैं जहाँ पे 30-32 टीमें होती हैं, बाकी माइनर लीग टीमें होती हैं, कि अगर लिवरपूल के जो ओनर हैं दे ओन द रेड सॉक्स हैव लाइक 2-3 माइनर लीग क्लब्स, और अब जो है आपके वो ये कोशिश करेंगे कि प्रीमियर लीग भी वो अमेरिकन मॉडल फॉलो करे। ओनली नीड 14 वोट्स, ठीक है, तो 8 वोट है, तो दे इफ दे कैन कन्विंस द अदर 6 टीम्स दे कैन गो टू दे वांट नो। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या बनता है, बिकॉज अगेन एज आई सेड इट इज़ अ वेरी वेरी लुक्रेटिव लीग, और जिस तरह का इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है आई एम प्रीटी सर्टेन एफए विल रीच अ कॉम्प्रोमाइज़ विद देम। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये 3 सवाल हैं जी, ये मोर और लेस एक ही तर्ज पर हैं, तो हम जल्दी से पूछ लेते हैं। अली भट्ट साहब सवाल पूछ रहे हैं, विच यंगस्टर इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट इन
एक्सक्यूज़ मी नेशनल T20 कप। अगला भी करें क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये सारे सवालों को हम क्लब कर लें। अगला सोहेल अहमद का सवाल है, वो कह रहे हैं कि जी कौन सा यंग प्लेयर 11 में हम खिला सकते हैं अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन द नेक्स्ट सीरीज़ एंड रेस्टिंग मेन प्लेयर्स। और तीसरा सवाल भी क्योंकि नेशनल T20 से रिलेटेड है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिलेटेड है, वो है विच प्लेयर्स शुड बी ट्राइड फॉर जिम्बाब्वे सीरीज। खुशदिल तो आई थिंक इज वन नेम दैट स्टैंड्स आउट कि आई थिंक अबाउट टाइम कि आप उसे बेंच से आपने उसको ट्राई करना है नहीं मतलब उसे खिला देना यार, बेचारे को लेके सब खिला देना यार। एग्जैक्टली उसको हर टूर में बेचारे को लेके जाते हैं, वो खेलता नहीं है। उसका इंटरव्यू भी आया जिसमें उसने कहा कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैं टीम के साथ रहा। ऑब्वियसली उसने यही कहना था, बट द थिंग इज़ कि इट इज़ अबाउट टाइम कि आप खुशदिल को चांस दें, आप उसको खिलाएं, आप उसको थोड़ा एक्सटेंडेड रन दें। ये मत करें कि अगर वो देखें खुशदिल टाइप का जो प्लेयर है ना, वो अगर 3 मैचेस में 10 या 12 करेगा तो आपको एक मैच सिंगल हैंडली जिताएगा। खुशदिल जैसे प्लेयर को आपने यूटिलाइज इस तरह करना है कि यू हैव टू बी पेशेंट विद हिम। ये मैं ऑलमोस्ट हर प्लेयर के बारे में कहता हूँ, लेकिन वनडे ना खिलाने फिर। एग्जैक्टली लाइक एंड आल्सो लाइक अगर खुशदिल पाँच वनडे का रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है या गो ऑन खुशदिल देखें, अगर 4 मैच खुशदिल टोटल स्कोर 10 करता है ना और आपको एक मैच जिताता है, देयर इज वैल्यू इन एनी बैट्समैन विनिंग यू 1 मैच सिंगल हैंडेडली। सो आपको इस तरह के बैट्समैन को आपको उसके रोल पे खिलाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में क्या होता है कि आप बैट्समैन को ये कहते हैं कि what matters in T20 cricket is the amount of runs you score. Amount of runs you score do not matter in T20. ठीक है, एक एंकर होता है टीम में, बाकी एंकर का कोई रोल नहीं है। I would take a 30 score with someone scoring at 8 and over. अगर वो 30 से ज़्यादा करेगा तो मेरे बाकी बैटिंग रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं होने देना। तो खुशदिल जैसे प्लेयर को आपने उसको जिस तरह खेलता है उसको खेलने दें। आप ये मत करें कि 2 मैच में आउट हो जाएगा, इसकी टेक्निक पे काम करो, ये चेंज करो। खुशदिल को लंबा खेलना चाहिए, नहीं उसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। जी। तो रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस इस टेबल पे वो आंसर कर सकते हैं, बिकॉज दैट वुड बी प्रीटी मच सेइंग कि हम इमर्जिंग में किसको टारगेट कर रहे हैं इस साल के लिए। तो आई थिंक वो उसमें तो कोई पब्लिक कमेंट हम तीनों की तरफ से नहीं आएगा कि कौन ये वैसे आके को रिटेन करेगी जो उसकी पता नहीं, डोंट नो। अच्छा। और दूसरा रिगार्डिंग के आई थिंक जो मुझे इशू जो कंसर्न दिखाई दिया है वो ये है कि आपके ना सिर्फ यंग बैट्समैन, क्योंकि आप अगर टॉप स्कोर देखें, खुरम मंजूर को देखें, इमाम को देखें, अहमद चने अभी नहीं खेल रहा, बट लाइक अब्दुल्ला शफीक को देखें। और एक जो मुझे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जो जैसे रेहान बात कर रहे थे, एक एंकर होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे जो ज़्यादा डेप्थ है वो उस टॉप 3 में एंकर वाले रोल के प्लेयर में है। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि आपके पास ऑलरेडी दुनिया का बेस्ट प्लेयर उस रोल का मौजूद है। तो ये काफ़ी जो प्लेयर्स आपको, इवन जिशान मलिक, अली इमरान को भी देखें, वो शुरू से नहीं मारते। वो यूजली आई डोंट थिंक नॉर्दर्न ने किसी भी मैच में 6 ओवर में लेट से 55-60 किया। आई थिंक पहले 1-2 मैचेस में किया था, जिसमें अली इमरान ने जिशान टेक्स हिज टाइम, अली इमरान। तो वो दे आर ऑल सॉर्ट ऑफ प्लेइंग फॉर द सेम वो वाला रोल। जहाँ तक ये बात है कि जिम्बाब्वे सीरीज में द वन थिंग आई वांट टू सी इज़ कि उस्मान कादिर को चांस मिला, बिकॉज ही वाज रियली गुड लास्ट T20 में, ही वाज रियली गुड दिस टाइम अराउंड। और वही बात है कि आपके पास इमाद का चले, नवाज सर्वाइव कर लेते हैं, आप किसी और लेफ्ट आर्म समबडी लाइक जफर से तो अगर शादाब का कवर उस तरह नहीं है, शादाब का कवर नहीं है फॉर T20 क्रिकेट, स्पेशली वनडे में भी नहीं है, बट T20 में खास तौर पर अगर आप देखें दुनिया में एवरी सिंगल टीम प्लेज लेग स्पिनर। आप अगर वर्ल्ड T20 पे जा रहे हैं, स्पेशली इंडिया जा रहे हैं, एंड समथिंग लाइक वो जब वर्ल्ड कप से पहले जैसे शादाब बीमार हो गया तो उस तरह का कोई केस हो जाता है, देन व्हाट विल यू डू? तो दैट्स द वन थिंग आई वांट टू सी। आई डोंट थिंक फास्ट बॉलर्स, यू कुड प्ले योर थर्ड स्ट्रिंग फास्ट बॉलर्स और मसला नहीं होगा। What I would want to see, not के कौन आए, what I want to see is के आमिर, वहाब, इमाद, probably शादाब, ये जो आपके confirmed लोग हैं। बाबर को I won't rest him yet क्योंकि कप्तान है, नया कप्तान है, he needs to learn this। ठीक है जी, वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है। रेहान हसन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपको हमारा शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आखिरी सेगमेंट का टेक अवे ये है कि आकिफ जावेद को ये रिटेन करेंगे, और अगर ये ट्रेड करने के लिए रजामंद होते हैं तो उस पर फिर मैं ऑफलाइन इनसे ज़रूर कॉन्वर्सेशन करूँगा। वक्त हो रहा है जी, हमारा शो का इख्तिताम हो रहा है जी। अगली दफ़ा तक के लिए हैदर अज़हर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।